नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय है अस्मितामूलक हिंदी साहित्य, जो थर्ड ईयर में लगा हुआ है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पाठ्यक्रम की तरफ। यदि पाठ्यक्रम को देखें तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है विमर्शों की सामाजिकी, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श के बारे में पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है विमर्श मूलक कथा साहित्य, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 और मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है और एलिस एक्का की कहानी धरती लहलहाएगी झालो नाचेगी गाएगी। थर्ड यूनिट में आपको विमर्शमूलक कविताएं पढ़नी है, जिसमें से आपको दलित कविता माता प्रसाद की सोनवा का पिंजरा और आदिकालीन कविता निर्मला पुतुल जो कहा हो तुम माया कविता पढ़नी है। और आगे स्त्री कविता में नीलेश रघुवंशी की पानदान। आगे फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है विमर्शमूलक गद्य साहित्य, जिनमें महादेवी वर्मा के स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न और डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया और सीता रत्नमाला जंगल से आगे। चूंकि पाठ्यक्रम और कंटेंट बहुत विस्तृत है, यदि हम पर यूनिट से यदि पेपर के अनुसार देखें तो बाकी होने को तो सारी ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में खास है, किंतु परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कारण है कि समय कम होने के कारण फर्स्ट यूनिट में से दलित विमर्श और स्त्री विमर्श हम करेंगे। हालांकि समझाने को पूरा समझा सकता हूँ, आदिवासी विमर्श भी कवर कर सकता हूँ, किंतु कारण यही है कि अभाव है समय का। खैर, यदि बात करें फर्स्ट यूनिट में से दलित विमर्श को हम समझेंगे और स्त्री विमर्श को हम समझेंगे, क्योंकि आप सेफ जोन में आ जाएंगे। पर यूनिट में 3 पॉइंट आते हैं, यदि आप 2 भी कर ले रहे हैं, तीसरा छोड़ दे रहे हैं, तो अगर अथवा में मान लीजिए यही क्वेश्चन आता है जो आपने छोड़ा है और जो आपने करा है, उन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, तो आप सेफ जोन में हैं। सेकंड यूनिट में आप हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 और मनु भंडारी की यही सच है। थर्ड यूनिट से हम कवर करेंगे दलित कविता माता प्रसाद की सोनवा का पिंजरा और निर्मला पुतुल का कहा हो तुम माया। फोर्थ यूनिट में हम महादेव वर्मा की स्त्री की अर्थ स्वतंत्रता का प्रश्न और सीता रत्नमाला जंगल से आगे को पढ़ेंगे। देखिए, मैं इन सभी रचनाओं में से केवल कविता है जो पढ़कर सुना सकता हूँ, बाकी कहानी संभव नहीं है, निबंध संभव नहीं है कि आपको यहाँ पर लाकर पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ा सकूँ। संभव मात्र केवल इतना है कि मैं उन निबंध या कहानी के मूल भावार्थ को आपके समक्ष रखूँ। बात रही सप्रसंग व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे, इसका मैं तरीका अभी आपको बताऊँगा। तो नीचे मैंने पीवाईक्यू भी लगा दिया, पीवाईक्यू देख सकते हैं, आप थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा अपने अनुसार। मैं अगर बात करूँ सप्रसंग व्याख्या की, तो सप्रसंग व्याख्या है, यह भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जैसे यदि हम जाके देखिए सेकंड यूनिट में कहानी है, कथा साहित्य मतलब कहानी है, सारी की सारी क्या है, कहानी है ये। और थर्ड यूनिट में क्या है, कविताएं हैं सारी की सारी ये। और फोर्थ यूनिट में क्या है, कोई एक निबंध है, एक आत्मकथा है। ठीक इसी तरह यदि देखें तो सेकंड यूनिट से कहानी पहले है, तो सप्रसंग व्याख्या में भी पहले कहानी ही दे रखी होगी। तो आप इतना स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला दूसरा कविता है, तो ख में आपको कविता ही मिल रखी होगी, देखिए कविता है। और ग में या तो निबंध या तो कोई आत्मकथा का प्रसंग। अब बात रही आप पहचानेंगे कैसे सप्रसंग व्याख्या की। अब देखिए, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आप वहां पर ये स्पष्ट कर लेंगे अपने आप में कि अगर आप स्त्री को पढ़ेंगे, कहीं स्त्री के संबंधित विचार झलकते हुए नजर आएंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ, वहां पर कोई स्त्री संबंधित कहानी या रचना होगी, वो आप अभी रट ही लीजिए। समझ ही लीजिए कि सेकंड यूनिट में आपकी मतलब ये कहानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि 25 और 150 दलित विमर्श पर आधारित है। मनु भंडारी की यही सचिए नारी विमर्श पर आधारित है। ठीक इसी तरह विमर्श मूलक जो है कविता, इसमें सोनवा का पिंजरा ये क्या है, दलित कविता है। और निर्मला पुतुल कहा हो तुम, ये आदिवासी कविता है। ठीक इसी तरह जो फोर्थ यूनिट में आपका निबंध लगा हुआ है माधवी वर्मा का, ये स्त्री विमर्श पर आधारित है, क्योंकि चैप्टर में स्त्री के अर्थ आ रहा है। और जो रत्नमाला है, सीता रत्नमाला, उनमें जंगल से आगे जो उनकी आत्मकथा है, यह एक आदिवासी विमर्श आत्मकथा है। खैर, अब ज्यादा लगता है मैंने ज्यादा विस्तृत कर दिया इस चीज को, आप तो उम्मीद है समझे होंगे। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट को। इसमें मैंने जैसे मैंने कहा कि हम इसमें दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को समझेंगे, तो पहले दलित विमर्श को समझते हैं। देखिए, दलित विमर्श की बात करें तो दलित लोग कौन होते हैं, जो जिनका हमेशा दमन किया गया हो, दलन किया हो गया हो, शोषण किया गया हो, उत्पीड़न किया गया हो, ये उसकी सामान्य परिभाषा है। यदि मूल में जाकर देखें तो दलित विमर्श केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं, बल्कि शोषित समाज की अस्मिता और स्वाभिमान और मुक्ति की बात करता है। ठीक है, मतलब दलित आप समझ ही गए होंगे, वो लोग जो नीच जाति के हैं, मतलब हमेशा मतलब समझा जाता है उनका शोषण किया गया, उनकी नीच जाति के कारण उनको हमें हमेशा दबाया गया, शोषण किया गया उनका। फिर धीरे धीरे उनका उनका विमर्श अर्थात उनके संबंध में चेतना जागृत हुई कि हाँ नहीं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी समाज में एक हक चाहिए। तो धीरे धीरे उनका विमर्श आया। यदि देखिए तो प्रमुख बात जो कमल भारती है, वे इनके संदर्भ में क्या कहते हैं कि दलित कौन होते हैं भाई। दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया हो,
जिसे कठोर और गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया हो, जिसे शिक्षा और स्वतंत्र व्यवसाय से हमेशा वंचित रखा गया हो सके तो आप इस डेफिनेशन को अवश्य अपने उत्तर में लिखिए। आगे देखिए तो जातिगत उत्पीड़न बनाम आर्थिक विपन्नता। अब यहाँ पे मैं एक बात रखूंगा, आपने अ, मार्क्सवाद अवश्य सुना होगा। मार्क्सवाद के अंतर्गत क्या था, इनका मानना था कि समाज में दो ही वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट। इसका मतलब क्या है, हैव्स का मतलब जिसके पास है, हैव्स नॉट मतलब जिसके पास नहीं। इनका मानना था कि यदि समाज में कोई भेदभाव हो रहा है तो केवल आर्थिक मामले में होगा। यही यदि बात करें तो दलित जो चिंतक थे उन्होंने मार्क्सिज्म का या मार्क्सवाद का विरोध किया, जिसका कारण था, उनका कहना था कि केवल मात्र पैसे आ जाने से ऐसा नहीं है कि शोषण बंद हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप कोई दलित व्यक्ति है, यदि वह अमीर हो भी जाए तो समाज में उच्च वर्ग के लोग सदैव उसकी नीची जाति होने के कारण उसका उत्पीड़न करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये इनका मानना था। आगे वैश्विक तुलना की गई है, कहने का क्या अभिप्राय है, जिस प्रकार आपको पता होगा अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा अश्वेत वर्ग के जो लोग थे उनके साथ किस प्रकार का शोषण किया, उसी की तुलना यदि हम करें, हमारे यहाँ पर जातिगत आधार पर दलितों के साथ जो शोषण किया गया उनमें ज्यादा खास अंतर नहीं दिखता है। अब मैंने ये क्या समझाया आपको, यहाँ पर एक पृष्ठभूमि बनाई है मैंने कि आखिरकार कहा क्या क्या, मेन बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक विकास एवं सामाजिक आंदोलन की, जिसमें आप दो नाम प्रमुख रट लीजिएगा, पहला महात्मा ज्योतिबा फूले और जो नारायण गुरु हैं इनका नाम। मेन में अगर सभी रट लेते तो और अच्छी बात है, बाकी मुख्य रूप से दो तो अवश्य ही याद कर लीजिएगा। ऐतिहासिक विकास एवं सामाजिक की बात करते हैं, जिसमें दलित चिंतकों के अनुसार वास्तविक नवजागरण की शुरुआत केवल एक क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि शोषितों के आंतरिक संघर्षों से हुई है। कहने का क्या अभिप्राय है, देखिए महात्मा फूले एवं सत्यशोधक समाज। देखिए आपने ज्योतिबा फूले का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने किस प्रकार एक दलित वर्ग और महिलाओं के लिए सदैव उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए अपना काम किया। अब उनके एक काम को लिख देना आपको कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी गुलामगिरी। साथ ही साथ इन्होंने किसान का कीड़ा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को जिक्र अवश्य करें अपने में, जैसे छत्रपति शिवाजी भोसले का पवाड़ा, ठीक है, ब्राह्मणों की चालाकी, ठीक है। अब इनकी खास बातें करें तो इन्होंने, मैं जैसे मैंने बताया, अछूतों और लड़कियों के लिए हमेशा इन्होंने सही काम करा। और इन्होंने ज्योतिबा फुले ने और इनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने मिलकर पुणे में प्रमुखतः अछूतों के लिए और लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो बताता है कि धीरे धीरे दलित चेतना थी, स्त्री चेतना थी, यहाँ तक कि वो जागृत होने लग रही थी इनके ही दौर से। आगे देखते हैं दोस्तों। अब अन्य प्रांतीय आंदोलन भी देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया नारायण गुरु अपना काम कर रहे थे, केरल में आंदोलन लगा रहे थे। इन्होंने एक नारा दिया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यही होना चाहिए। और भी प्रमुख नाम है, जिसमें से पेरियाई ईवी रामास्वामी नायकन है और स्वामी अछूतानंद हरिहर है, सतनामी आंदोलन है आदि। अब प्रमुख बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आंदोलन के बारे में। यदि आप दलित विमर्श की बात करें और उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जिक्र ना करें तो ये मेरे हिसाब से वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा आपका। अब समझते हैं बिना किसी देरी के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे। ये स्वयं एक दलित थे, जिन्होंने स्वानुभूति करी एक प्रकार से कि किस प्रकार से उनके साथ जो शोषण हुआ वह और अन्य के साथ किसी के साथ ना हो। यही इनका मानना था, इसके कारण इन्होंने बहुत संघर्ष करे अपने जीवन में। अब इनका एक मूल मंत्र था कि दास को उसकी दासता का एहसास करा दो, वह स्वतः ही विद्रोह कर देगा। मतलब दास जो है, मतलब दलित जो व्यक्ति है, जो दबा कुचला व्यक्ति है, जिसको ये बता दिया जाए कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आप सोच रहे हो उसको पता नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं पता है। उसे यह लगता है कि उसकी नियति है, जो उसको उसके साथ शोषण हो रहा है, ये उसका कर्म है पिछले कर्म का, ये उसको मतलब एक प्रकार से जता दिया जाता है। तो यहाँ पर ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी इस बात को रखते हैं। संस्थागत प्रयास देखें तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, जहाँ पर इन्होंने कोट दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आगे शैक्षिक संस्था पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की बात करी, मतलब इन्होंने स्थापित करी, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करी इन्होंने। मतलब धीरे धीरे अब इन्होंने से ही बोले भाई दूसरे लोग तो क्या ही खोलेंगे, मैं ही कॉलेज स्कूल खोल देता हूँ मेरे वर्ग के लोगों के लिए। आगे देखें तो ऐतिहासिक सत्याग्रह, जिसमें महाड़ का चौदार तालाब पर सत्याग्रह इन्होंने किया, जिसमें क्या था, एक तालाब था जिसमें जानवरों को तो पानी पीने की अनुमति थी लेकिन दलित लोगों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। ठीक इस तरह इन्होंने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया। इन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश और धार्मिक समानता हेतु ऐतिहासिक संघर्ष किए।
अब आपको ये लग सकता है कि कंटेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है इतिहास पढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो टॉपिक है टॉपिक का अकॉर्डिंग ही कंटेंट है। और ये मैंने कोशिश करी है जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने को तो ये दलित विमर्श 6 से 7 पेज का बनता है, लेकिन मैंने मोस्ट से मोस्ट टॉपिक आपके सामने रखा, कंटेंट रखा कि हाँ, ये तो बच्चों को लिखना ही चाहिए। खैर, आगे आते हैं। तो राजनीतिक अधिकार पूना पैक्ट हुआ, मार्क्सवाद से मतभेद जो मैंने ऊपर आपको बताया, मार्क्सवाद से मतभेद और संविधान में भी उनको स्थान मिलने लग गया। चाहे वह आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें। और हाँ, अब प्रमुख तो यहाँ पर बात समझने योग्य है कि किस प्रकार इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, इन्होंने ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरी हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था, किंतु हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। तो ठीक वैसा ही हुआ। 1956 में इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 1956 में दिसंबर में महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष मतलब मुक्ति, मृत्यु उनको प्राप्त हो गई। आगे देखें तो अंबेडकर चरण के बाद कौन-कौन से प्रमुख काम हुए। 1960 में रिपब्लिक ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिन्होंने दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। 1970 के दशक में वैश्विक श्वेत पैंथर्स, आपने दलित पैंथर शब्द सुना होगा। ब्लैक पैंथर जो अमेरिका में जो अश्वेत वर्ग था उसके खिलाफ उन्होंने जो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का शोषण करने के समय जो आंदोलन शुरू किया, उसी की कॉपी यहाँ पर ब्लैक पैंथर को चेंज करके दलित पैंथर कर दिया। आगे 1980 का दशक में अब ये कांशीराम ने के चरण मतलब कांशीराम एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत संगठन दलित विमर्श से संबंधित स्थापित करे, जिसमें जब वाम से DAS4 बहुजन समाज पार्टी इत्यादि। आगे प्रमुख बात समझिए अब दलित साहित्य जो सबसे मुख्य है, इसमें साहित्य पढ़ रहे तो साहित्य तो जानना जरूरी है ही। दलित साहित्य की बात करें, देखिए 2 शब्द आते हैं, मैं 2 शब्द पर आपका जोर कराऊंगा, एक स्वानुभूति, एक सहानुभूति। कि एक स्वानुभूति होती है, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है, वो चलते चलते गिर गया, उसे चोट लग गई और वहीं पर एक व्यक्ति उसने उसको देखा। अब मुझे बताइए, ज्यादा जो मतलब दर्द हो रहा होगा, स्वाभाविक है दर्द हुआ होगा, तो ज्यादा अच्छे से व्यक्त कौन कर पाएगा, वो व्यक्ति जिसने उसको सहा है या वो व्यक्ति जिसने उसको देखा है। स्वाभाविक है वो व्यक्ति जिसने उसको सहा है। ठीक इसी प्रकार जिसने दलित शोषण को सहा है, वही उसको साहित्य में अच्छे से, मैं ऐसा नहीं बोल पा रहा कि जो देख रहा है वो अच्छे से वो कर ही नहीं पाएगा, वो भी कर पाएगा, किंतु जिसने उसकी स्वानुभूति ली है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे स्वानुभूति के कौन-कौन लेखक लिख रहे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि इसमें प्रमुख हैं, मोहनदास नमिश राय भी प्रमुख हैं। सवर्ण रचनाकार मतलब जो सहानुभूति रख रहे थे, जिन्होंने मतलब ऊपर-ऊपर से देखा था और वो लिख रहे थे इनके संबंध में, अच्छी बात है वो भी लिख ही रहे थे, वरना को कौन ही लिख रहा था। मैथिली शरण गुप्त हो गए, निराला हो गए, सोहनलाल द्विवेदी हो गए। इसके अलावा एक अलग ही वर्ग थे मार्क्सवादी विचारधारा, जो हमेशा मानते थे कि शोषण मात्र पैसों के आधार पर हो सकता है, प्रेमचंद, यशपाल मुक्तिबोध इत्यादि। यहाँ पे प्रमुख प्रमुख रचना देख लीजिए आप, आत्मकथा देख लीजिए, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन, इसका तो पक्का जिक्र कीजिएगा ही कीजिएगा। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिष राय की, सत्य प्रकाश जस तस भई सवेर का, जय प्रकाश करदम का छप्पर आदि उपन्यास। तो यहाँ पर हमने दलित विमर्श को अच्छे से समझा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके निष्कर्ष को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे दलित विमर्श केवल आक्रोश मात्र नहीं, बल्कि भारतीय समाज के संपूर्ण लोकतांत्रिकरण की अनिवार्य बौद्धिक प्रक्रिया है। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक तेवर और बाबा साहेब के तार्किक व विधिक आधार पर खड़ा यह विमर्श आज साहित्य और समाजशास्त्र की मुख्य धारा में अक्षुण्ण प्रासंगिक रखता है। तो यहाँ पर उम्मीद है आप अच्छे से दलित विमर्श को समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, स्त्री विमर्श पर। तो ठीक है दोस्तों, अब स्त्री विमर्श को समझते हैं। नाम में स्पष्ट है कि स्त्री के विमर्श पर जब चर्चा करेंगे, किस प्रकार से स्त्री विमर्श रहा, स्त्री चेतना जागृत हुई। सबसे पहले इसकी मूल सचेतना को देखें तो स्त्री विमर्श या नारीवाद मतलब फेमिनिज्म क्या है? पुरुषों के विरोध या तत्कालीन आंदोलन नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अच्छा, आपने पैट्रियार्की तो समझा होगा, पितृसत्तात्मक, जिसमें जो पुरुष वर्ग है उसी की मात्र सत्ता बनी रहे समाज में, यह है पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो फेमिनिज्म था, नारीवाद था, ये इनके विरोध में नहीं आया, ये आया था समानता के लिए, कि यहाँ पर पुरुष और महिला वर्ग दोनों समान रहे। मान लीजिए जो फेमिनिज्म आता वो इनके विरोध में आता, तो विरोध में आता तो कहीं न कहीं हिंसा को अपना लेता, हिंसा को अपनाता, तो यहाँ पर पैट्रियार्की और फेमिनिज्म अंतर क्या रह जाता। तो फेमिनिज्म का बीच में आएगा एक चरण, मैं बताऊँगा उसमें, उन्होंने हिंसा भले की, लेकिन अंततः हमें एक अच्छा खासा फेमिनिज्म देखने को मिला, जो बात करता है कि सभी वर्ग समान रहे, सभी वर्ग खुशी रहे, कोई एक दूसरे का शोषण ना करे। आगे देखो तो सामाजिक समिति, सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करें तो विमर्श का बुनियादी सवाल है कि जैविक रूप से स्त्री होना
एक प्राकृतिक सत्य है, लेकिन सामाजिक रूप से कमजोर, आश्रित और द्वितीयक श्रेणी का नागरिक बना देना एक सामाजिक श्रेणी। अच्छा, आपने जेंडर और सेक्स में अंतर समझा होगा। जो सेक्स शब्द होता है इसका तात्पर्य क्या है, जो पुरुष है और जो महिला है उसमें बायोलॉजिकल जो डिफरेंट रहता है, मतलब जैविक परिवर्तन होता है, वो होता है सेक्स। इसके अलावा जो जेंडर होता है वह जो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में अंतर स्थापित किया गया है वो होता है जेंडर। तो यहाँ पर जो भेदभाव होता है पैट्रियार्की द्वारा वो किस आधार पर होता है, वह जेंडर आधार पर हो रहा है। खैर, अब प्रमुख बात यहाँ पर आती है सिमोन द बोवा की। देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी द सेकंड सेक्स, जो 1949 में प्रकाशित हुई, जिसका एक प्रमुख कोट है, उसमें तो आप अपने उत्तर में अवश्य ही लिख के रहिएगा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। आगे देखिए तो भारतीय संदर्भ की जटिलता। भारत में स्त्री का जन्म केवल लिंग के आधार पर नहीं बल्कि जाति, वर्ग और धार्मिक रूढ़ियों के मकड़जाल में भी उलझा हुआ है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कोई स्त्री है, जो स्त्री भी है, जो नीची जात की भी है, मतलब अछूत है, तो यहाँ पर उस स्त्री पर दोहरा वार पड़ेगा कि वो तो स्त्री होने के साथ साथ दलित हुई। दलित होने के कारण तो समाज से शोषित होगी होगी, साथ के साथ जो घर है उसमें पुरुष द्वारा भी स्त्री होने के कारण उसका शोषण होगा, और इसी प्रकार महिला का जो वर्ग है वो हमेशा पिछड़ा रहा। मुख्य आग्रह अगर देखें तो आ, आधुनिक स्त्री विमर्श इस दोहरेपन का उजागर कर स्त्री को वस्तु या भोग्य के स्थान पर एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में स्थापित करने का पक्षधर है। पाश्चात्य स्त्री विमर्श अब देखिए, यहाँ पर टॉपिक था आपका स्त्री विमर्श पर तो चर्चा करनी है, साथ के साथ आपको पाश्चात्य और भारतीय दोनों देखिए। ये देखिए तो पाश्चात्य स्त्री विमर्श क्या है भैया, इसमें पश्चिम में जो वैचारिकी चली इस पर चर्चा की गई है। जैसे कुछ प्रमुख वेव्स चली, लहरें चली, जिसमें से पहली लहर क्या है, इसमें राजनीतिक अधिकार और मताधिकार का संघर्ष है। दूसरी लहर में क्या है, इसमें सांस्कृतिक मुक्ति देह और श्रम का प्रश्न है। तीसरी लहर में क्या है, इसमें बहुलता, विविधता और उत्तर आधुनिकता की बात की गई है। आगे देखिए प्रथम लहर, अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। अब प्रथम लहर में यदि बात करें तो किस बात की कर रहे थे, हमें वह विशेष अधिकार चाहिए, सफ्रेज मूवमेंट चाहिए, मतलब राइट टू वोट चाहिए, हमें मताधिकार चाहिए, और कुछ उनकी मांग नहीं थी, बेसिकली भी स्टार्टिंग थी। और देखिए एक बुक का जिक्र अवश्य करके आ जाइएगा कि मैरी वॉल्स टॉनक्राफ्ट ने लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। आगे देखिए तो द्वितीय लहर, जिसका मुख्य स्वर क्या था। अब मुख्य स्वर की बात करें तो द्वितीय लहर रेडिकल फेमिनिज्म पर आधारित थी। रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, अर्थात एक ऐसा एक ऐसी चेतना, एक ऐसा चिंतन जिसमें यह किया जाता है कि हमें अधिकार चाहिए। अब वो अधिकार कैसे लेंगे, अ, हिंसा के आधार पर लेंगे, रिवॉल्यूशन क्रांति कर लेंगे, एक्सट्रीमिज्म अतिवाद पर जाकर लेंगे। मतलब इन्होंने हिंसा छेड़ने को अपना सोचा कि यही ज्यादा बेहतर है, लोगों को समझाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब इसमें भी देख लीजिए प्रमुख कोट, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जैसे प्रमुख कोट थे। इसके अलावा ये देखिए तो इसी 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 दौर में सिमोन दो बोवा की द सेकंड सेक्स प्रकाशित भी हुई थी। अब तीसरी लहर आती है, देखो तीसरी लहर ना प्रमुखता क्या, जो सेकंड लहर द्वारा जो गलती की गई थी, इसके जो फेलियर थे उसको कम करने की कोशिश की गई थी कि जो सेकंड लहर से सेकंड वेव से जो गलती हो गई वो हमसे गलती ना हो। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसा नहीं है कि पुरुषों को अलग इधर रख देंगे, हम महिला पुरुष दोनों के समानता की बात कर रहे हैं, हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ना तो वो हमारा शोषण करें, ना हम उनका करेंगे शोषण। आगे देखिए तो भारतीय स्त्री विमर्श पर बात करते हैं। अब भारतीय स्त्री विमर्श भले 19वीं सदी से शुरू हुआ हो, और जो पाश्चात्य है वो भले ही 19वीं सदी से मध्य स्टार्ट हुआ था। अब ये मान लिया जाता है कि हमने उसकी कॉपी कर ली होगी पाश्चात्य से, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ना पुराने विचार है, हमारे बहुत पुराने विचार आए हैं। इसमें से प्रथम चरण की बात करें तो इसमें भैया राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने बहुत प्रयास करे, जिन्होंने सती प्रथा को हटवाया, विधवा पुनर्विवाह लेकर आए, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने भैया अछूत और लड़कियों के लिए क्या स्कूल खुलवाए। तो ये कुछ काम हो रहे थे जो इस आरंभिक दौर था, एक चेतना का, एक विमर्श का। द्वितीय चरण में क्या थे, महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन कर रहे थे, उसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भागीदारी करी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य स्वाधीनता जो संग्राम आंदोलन हो रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, उस समय महिलाओं की जो दर थी वो बढ़ती जा रही थी कि भाई हमें भी आजादी के इस अवसर पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
तृतीय चरण में भारतीय संविधान द्वारा कानूनी समानता मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर शोषण जारी रहा। 1970 के दशक के बाद स्वायत्त महिला आंदोलन का उभार हुआ, जिसने इस कानून सुधारों, घरेलू हिंसा, बलात्कार विरोधी कानून पर दबाव बनाया। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न अब मुख्य बात क्या थी, हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श। इसमें हिंदी साहित्य में स्त्री को पुरुष की दृष्टि से देखने के बजाय स्त्री दृष्टि, कहने का तात्पर्य है पुरुष दृष्टि के अतिरिक्त स्त्री दृष्टि से देखने की शुरुआत करनी चाहिए, ये मानना था। आगे देखिए, अब प्रमुखता यहाँ पर कुछ एक बात आती है जो कहने का तात्पर्य है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में प्रमुखता कि महिलाओं को एक देवी का आकार दे दिया गया है कि महिला क्या है, देवी है, उनकी पूजा करनी चाहिए। बाहरी रूप से हम उन्हें भले देवी का रूप दे ले, लेकिन धरातल रूप से हम उनका शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको उनका उत्पीड़न करते हैं, हमेशा मतलब ये करते हैं, जिसके कारण आज उनका विकास नहीं हो पा रहा है। खैर बात समझनी यहाँ पर ये है, भले हमने उनको देवी बना लिया हो बाहर बाहर से, लेकिन हम उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, हम उनका अभी भी हम उनको पैर की जूती समझने का प्रयास कर रहे हैं, पैट्रियार्की सिस्टम। कबीरदास इनके संदर्भ में लिखते हैं, भैया नारी की जाय परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी तो कौन गति जो नित नारी के संग। मतलब इन्होंने नारी को एक प्रकार से बोलते हुए नारी नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अब किसी मामले में कबीरदास गलत थे, लेकिन हर मामले में नहीं। खैर मतलब इस कोटेशन का आप अपने उत्तर में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जिसमें मतलब मीराबाई भी थी, जिन्होंने भैया स्त्री विमर्श को दिखाया कि भाई समाज कुछ भी कहता रहे, सब जाए भाड़ में, मतलब है अपनी भक्ति से। तो यहाँ पर भी स्त्री विमर्श झलक कर आता है प्रमुख रूप से कि हाँ, यहाँ पर एक एक नारी लड़ रही है। अब यहाँ पर कुछ रचनाओं का आप उदाहरण ले सकते हैं भैया, मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी, ठीक है, और कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी, प्रभा खेतान की पीली आंधी, मृदुला गर्ग की चित कोबरा। अन्य प्रमुख विमर्शक देख लीजिए आप, विमर्शकार मैत्रेय पुष्पा हुई, अनामिका, रमणिका गुप्ता और नासिरा शर्मा। अब आते हैं आधुनिक स्त्री विमर्श की ज्वलंत सरोकार, मतलब समस्याएं क्या है आखिरकार आधुनिक स्त्री विमर्श की। पहली है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता और ऑनर के लिए, मतलब अभी भी लोगों के भीतर से जो पुरुष वर्ग है खास तौर पर, उसके भीतर से ये पैट्रियार्की माइंडसेट नहीं गया है कि अभी भी सोचते हैं कि महिला कमजोर है। भले वो फिजिकल रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र है जिनमें वो हमसे कई बेहतर है। लेकिन बात करें यहाँ पर कि पैट्रियार्की सिस्टम अभी भी आदिम तौर पर कई लोगों की मानसिकता बना हुआ है। सेकंड है बाजारवाद और स्त्री का की उपभोक्ता की छवि। मतलब आज भी महिलाओं को मात्र ऑब्जेक्टिफिकेशन दर्जा दे दिया जाता है कि महिला क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, उनको मात्र उपभोग की वस्तु के रूप में समझा जाता है। इसलिए मान लीजिए कोई विज्ञापन हो रहा है, उस विज्ञापन में आप अधिकतम देखते होंगे ऐड, तो उसमें महिलाओं को ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि जो महिलाएं हैं वही देखिए, क्योंकि लोग भी उसी से स्वाभाविक आकर्षित होंगे। अगला है घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न, मतलब घर में भी उनको हिंसा मिल रही है, कई काम करने जा रहे हैं तो वहां पे भी उनको शोषण किया जा रहा है, उनके वेतन कम दिया जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि हम आधुनिक दौर में भी पिछड़े नहीं है। यहाँ पर स्त्री विमर्श भले अपनी परिपक्व अवस्था में हो, लेकिन अभी भी हम उस चीज को नहीं समझ पाए कि स्त्री किस यातनाओं को झेल रही है। आगे देखते हैं कि समतामूलक समाज का लक्ष्य, हमारा निष्कर्ष और समग्र मुक्ति का विमर्श है कि सब समान हो जाए, हमें कोई भेदभाव नहीं चाहिए, हमें कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए, सभी समान रहे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर स्थिति विमर्श अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले यूनिट पर, सेकेंड यूनिट पर, जिसमें हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 समझनी है और मन्नू भंडारी कहानी यही सच है समझनी है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, तो समझते हैं 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। हालांकि 25 चौका 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 150 है, तो यहाँ पर कहानी में ऐसा कुछ तो होगा जो इस चीज को दर्शाने का प्रयास करेगा। देखिए मैं संक्षेप में आपको कहानी समझा देता हूँ, लेकिन याद रखिए, आपको सलाह दूंगा आप अगर मूल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये एरर के लिए मैं बार बार माफी चाहूंगा दोस्तों। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक युवक है जो अभी बस में जा रहा है, उसको पहली सैलरी मिली है, वो उस सैलरी को अपने माँ बाप को पहली बार देना चाहता है। अब वो बस में है, क्योंकि वो दलित है, मतलब बस में है। बस में जो कंडक्टर है, बस में जो कंडक्टर है, बस के अन्य यात्री जो नीचे जाते हैं उनके साथ मतलब एक प्रकार से मिसबिहेव कर रहा है, और जिसमें जो नीचे जाते हैं उसके उनके समक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं। तो उस गिड़गिड़ाहट से ही जो वो व्यक्ति है उसके सामने एक फ्लैशबैक जागृत हो जाता है कि मेरे पिता भी तो ऐसे गिड़गिड़ाया करते थे उच्च वर्ग के लोगों के समक्ष। अर्थात मतलब एक उनको उसको समय याद आता है कि जब बचपन में समाज के आसपास के लोग कोई स्कूल नहीं जाते थे, तो उसके पिता उसको लेकर गए थे स्कूल उसको पढ़ाने के लिए।
फिर जाकर मास्टर के सामने उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया कि इसको पढ़ाओ, ये कुछ इंसान बन जाएगा, आदमी बन जाएगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा, ये कुछ सीख जाएगा, 2 अक्षर सीख जाएगा। मतलब इस प्रकार से वो गिड़गिड़ा रहे थे, तो वो गिड़गिड़ाहट से याद आया। फिर अचानक बस में मोड़ आता है, धक्का आता है, जिसके कारण उसका फ्लैशबैक टूटता है। फिर उससे दोबारा उस गिड़गिड़ाहट दिखती है, फिर दोबारा फ्लैशबैक में जाता है। अब यहाँ से प्रमुख कहानी याद निकलती है कि 25 चौका 150 के होता है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो ये बच्चा जो उसका एडमिशन हो चुका है बचपन में, अब क्या होता है यहाँ पर कि एक बार बात होती है क्लास में, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी कि अधिकतम मतलब सारे बच्चों को लगभग 10 तक पहाड़े आते होंगे, लेकिन ये ऐसा बच्चा है जिसको 24 तक पहाड़े आते थे। तो टीचर ने बोला 24 तक क्यों भाई, 25 तक करके आ। फिर अगले दिन 25 तक याद करके आने को बोला। तो ये घर पे जब 25 का पहाड़ा पढ़ रहा था, याद कर रहा था, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 25 चौके 100 बोला। इतने में इसके पिताजी आते हैं, बोलते हट पागल, गलत पहाड़ा बोल रहा है, 25 चौका 150 होता है, 100 नहीं होता। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पहले कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी। फिर बोलते हैं नहीं पापा, 25 चौका 100 ही होता है। फिर पापा बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, सुन, तेरे टीचर तुझे गलत पढ़ाते हैं। फिर वो कहानी बताते हैं अपनी, पिताजी ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ साल पहले जब इस युवक की जो माँ थी वो बीमार हो गई थी। बीमार होने के कारण फिर उस तो चौधरी जो गांव के एक सम्भ्रांत लोग हैं, तो उनके पास गए थे। तो उनसे उन्होंने उधार लिए थे 100 रुपए। उधार लेने के बाद जब बीवी उनकी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, जब वो आया बोलने की आपका उधार कितना बन रहा है, ब्याज समेत कितना आप लोगे। जब ये कुछ चर्चा चल रही थी, तो इतने में जो चौधरी साहब थे वो बोल रहे थे कि भाई कुल मिलाकर तुम्हारा ब्याज मिला के 150 हो रहा है, 25 चौके। फिर पहाड़ा पढ़ के सुनाते उसके समक्ष, क्योंकि जो पिता है इसके, उसको उनको काउंटिंग तक केवल 20 तक आती है, गिनती जो है वो मात्र 20 तक आ रही है। तो पहाड़े तो बहुत दूर की बात है। तो वो बोलते 25 एकम 25, 25 ऐसे करते करते 25 चौका 150 बोलते हैं वो। तो बोलते होने को तुम्हारे 150 बन रहे हैं, लेकिन तुम अपनी अपने परिवार के अपने जैसे हो, अपने भाई बंधु हो। तो ये बहला फुसला के लोग बोलते हैं 130 रुपए, मतलब 30 रुपए अतिरिक्त निकलवा लेता है वो। तो बोलते हैं कि चौधरी साहब गलत नहीं हो। फिर दोबारा बेटे को बताते, देखो चौधरी साहब ने बोला 25 चौका 150 होता है, तो 150 ही होता है, कुछ भी हो जाए। तो बोलते ठीक है पिताजी, मैं ये कर दूंगा, और क्या हो जाता है। फिर अगले दिन जब पहाड़ा वो पढ़ता है, सुनाता है टीचर को, तो शुरुआत में टीचर उसको डांटता है कि 25 का 100 नहीं, 150 नहीं होता, 100 होता है। तो बोलता है कि नहीं मेरे पापा ने बोला है, मेरे पिताजी ने बोला है। बोले फिर थोड़ा जो टीचर है, अध्यापक है, वह भी क्या करता है, वह उसको समझाने के स्थान पर वह उसको डांटने लगता है, और बल्कि उसकी जाति का अपमान करने लग जाता है कि तुम्हें कितना पढ़ा लो लिखा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बस इतनी कहानी होती है मतलब क्षमा चाहूंगा, आगे भी है। जैसे आगे क्या है कि वह उसको डाँटता है, फुसलाता है, फिर एंड में जाके वो कन्फ्यूज़ रहता है कि यार 25 का 150 या 100 क्या है, क्या नहीं है। फिर जब अब ये बस में है, बस से उतर चुका है, अब अपनी पहली सैलरी माँ के सामने लाकर दे रहा है। इतने में माँ बोलती है पिता को दो, फिर पिता के पास जाता है, फिर पिता को वो समझाता है, बेटा पिताजी आइए आइए एक बार बैठिए, चूँकि आपने कहा था 25 चौका 150 होता है। तो वो 25-25 के उनके सामने जो पैसे थे, उन्हीं को 25 को 4 भागों में बाँटता है, और फिर उनके सामने गिनकर दिखाता है कि देखो 100 हो रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि हट पागल 100 नहीं हो रहे। फिर वो काउंट करते हैं, फिर 100 ही निकलता है। पहली बात उनको 20 तक काउंट आती थी, जैसे-तैसे उन्होंने फिर 100 तक गिना। फिर उनको समझ आया यार, फिर चौधरी ने तो उनके साथ धोखा करा है। फिर वहाँ पर वो फिर वो बहुत उनको गाली देते हैं, चौधरी साहब को वो बहुत श्राप देते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है एक उस वर्ग की, कि दलित वर्ग जिसके साथ हर मामले में शोषण किया जाता है। अब मैंने कहानी रख दी है, हालाँकि मूल टेक्स्ट को पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब प्रश्न की व्याख्या पूछिए समझ पाएँगे। ऐतिहासिक मोड़ हिंदी कहानी में 1970 का दशक युगांतकारी मोड़ है, जहाँ दलित और स्त्री अस्मिताओं को का तीव्र हस्तक्षेप हुआ है। भोगा हुआ यथार्थ की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया सहानुभूति। कहानी का मूल हस्तक्षेप 25 का 150 कोरे क्षणिक आक्रोश की अभिव्यक्ति से इतर शोषित वर्ग की मानसिक पराधीनता, अनुकूल के टूटने और तार्किक ज्ञान की प्राप्ति की कहानी है। उम्मीद है यहाँ पर आप अच्छे समझे होंगे। कहानी का केंद्रीय तथ्य क्या है भैया, यहाँ पे अंध अनुकूलन और मानसिक दास्ता है। शोषक का पद्य गणित है। यहाँ पर बताया कि पद्य यहाँ पर गणित ही मात्र नहीं है, हर विषय में शोषक व्यक्ति कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। और यहाँ पर मूल बात क्या है, ऋण का दुष्चक्र है। यहाँ पर भैया जो ऋण है, ब्याज है, वो चढ़ा दिया जाता था निम्न वर्ग पर। ज्ञान बनाम सामंती वर्चस्व, कि ज्ञान हमेशा सामंती लोगों के पास रहा आरंभ से, क्योंकि उन्होंने सामंती वर्गों ने दलित या नीच जाति तक पहुँचने नहीं दिया। ये वरना वो चाहते नहीं थे कि वहाँ तक पहुँचे। अगला पीढ़ियों का वैचारिक द्वंद्व चलता रहा। अब यहाँ से क्या आशय, यहाँ पे देखिए पीढ़ियों का वैचारिक द्वंद्व, अर्थात जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी है। नई पीढ़ी का प्रतीक कौन है, वो युवक, और दूसरी जो उनके पिता है। अब यहाँ पे बात क्या समझनी योग्य है कि जो नई पीढ़ी का है वह तार्किक है, वह तर्कशील है, वह एक-एक बात को तर्क से देखेगा, क्योंकि वो समझ है उसके अंदर। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उसने इस चीज़ को नियति समझ लिया था।
कि भाई जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी नियत है, हमारा कर्म है, यही होना है, यही सही है हमारे लिए। तो ये उन्होंने इस चीज को अपने पे थोप लिया था, यही सही है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप वही बी.आर. अम्बेडकर की वाली कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब कहानी की वैचारिक और अंतरात्मा पर आलोचना का मुख्य कथन क्या है? सुदीप का यह प्रयास कोरे तत्कालीन और दिशाहीन हिंसक आक्रोश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वह परिवर्तन की उस ठोस, गहरी और वैचारिक अंतरधारा का हिमायती है जो शोषित व्यक्ति को स्वयं उसकी अपनी गुलामी और उसके अनुकूलन के बंधनों से मुक्त कराती है। आगे देखते हैं कि प्रमुख पात्र कौन कौन से। अब इसमें मैंने बताया, मैं प्रमुख पात्र बता देता हूँ। जो वो युवक था वो सुदीप नामक व्यक्ति था, और सुदीप के पिता हैं और वो चौधरी साहब हैं। टीचर के भी नाम है, मैं लिखना भूल गया, आप मूल टेक्स्ट से देख लीजिएगा। कहानी का की भाषिक संरचना एवं शिल्पगत वैशिष्ट है। इसमें लोक भाषा का अधिक आप पढ़ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल लोक भाषा दिखने लग जाएगी। इसमें जातक, हरफ, ठाटे, महतारी, लोट इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। आगे देखिए तो सौंदर्य शास्त्र और रूपांतरण एवं एक दूसरे से साहित्यिक तुलना। देखिए यहाँ पर मैंने एक नई चीज रखी है कि इस रचना की जो कुछ पॉइंट्स जो अन्य रचना से मेल खाए उनको मिला दिया जाए। कहने का आशा है, देखिए कफन और सदगति ले लीजिए। कफन और सदगति गति में दलित चेतना को भर गया है। अब इन दोनों में अंतर क्या आता है भैया? पात्रों की स्थिति और चेतना। देखिए यहाँ पर जो पात्र थे घीसू और माधव, कफन में व्यवस्था के सामने अत्यंत दयनीय और लाचार और मोक्ष शिकार होते हैं। मतलब जो व्यवस्था है उसके सामने बिल्कुल दयनीय, जो दुख, चाहे वो दुखी हो या घीसू हो। आपने यदि कफन कहानी तो से पढ़ी होगी, सदगति यदि भी पढ़ी है तो और अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से उनके साथ शोषण हुआ और शोषण को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। 25 चौका 150 में लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अंत में जाके क्या पता चलता है? विद्रोह की चेतना दिख रही है। वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? यहाँ पे सहानुभूति। देखो इन दोनों कहानी में सहानुभूति है और 25 का 150 खुद स्वयं स्वानुभूति है। कहानी का अंत किस प्रकार हो रहा है? हर हर जगह यहाँ पे त्रासद और करुणा भय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन है, यहाँ पर एक क्रांति है कि किस प्रकार से जब उनको पता चला कि भाई चौधरी साहब गलत थे तो किस प्रकार से उनको श्राप देने लग गए, है ना। अब यहाँ पर एक बात समझने योग्य है, ठीक है। एक बात है कि भाई साहित्यिक तुलना और सुंदर शास्त्र पर आलोचना देख लीजिए आपकी। प्रेमचंद की सदगति ये कफन में शोषित समाज की जो नियति मूक लाचारी और त्रासद अंत पर जाकर ठहरी होगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 25 चौका 150 में सुदीप के तार्किक प्रतिरोध के माध्यम से उस नियति को बदल कर रख दिया। यह सहानुभूति की करुणा से स्वानुभूति के आत्मबोध और सामाजिक रूपांतरण की तक की यात्रा का क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। उम्मीद है आप यहाँ पे समझे होंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें मूलतः निष्कर्ष क्या है इसका इस प्रकार से कि 25 चौका 150 केवल एक वृद्ध के भ्रम टूटने की करुण कथा नहीं है, बल्कि जब सुदीप के पिता की आंखों से अंधभक्ति, मैंने बताया जो अपने आप को नियति मान ले रहे हैं, उनको देवता एक प्रकार से पूजनीय बना रहे हैं जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो अंधभक्ति का कीचड़ साफ होता है और वे एक लंबी सांस लेते हैं। तो वह सामंती दुष्चक्र के अंत और एक नए सचेत एवं समतामूलक मानवीय समाज के उदय की पहली गूंज है। और इसी साथ ज्ञान और शिक्षा ही इस सामाजिक रूपांतरण के सबसे अचूक और प्रभावी हथियार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा 25 चौका 150 कहानी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आखिरकार सप्रसंग व्याख्या कैसे करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर रचना में सप्रसंग व्याख्या करके लिखा सकूं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कंटेंट। मैं आपको एक में ही अच्छे से समझाऊंगा कि सप्रसंग व्याख्या आपको करनी कैसे, बेहतर तरीके से एक अच्छी सप्रसंग व्याख्या कैसी होती है, उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही प्रश्न से ले रहा हूँ कि यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको पोज कर कि किस प्रकार से जो बालमन है, ठीक है, खरोच ग्रंथि बन गई है। हाँ, कहने का अर्थात देखिए मैं पढ़ा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर इस बात का है कि जब सुदीप सोचता है बस में चलते चलते कि जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, यही गिड़गिड़ाहट मुझे याद कर रही है अपने पिता की गिड़गिड़ाहट को, जो मुझे बहुत बुरी लग रही है। और साथ के साथ जो उनके टीचर थे, उनके टीचर का नाम क्या है? मास्टर शिवनारायण मिश्र, ठीक है। इन्होंने जो इसके साथ गाली गलौज तक करी थी, ठीक है, वो इसको याद आ रहा है कि किस प्रकार से गाली गलौज करी थी। खैर, अब देखिए सप्रसंग व्याख्या में क्या क्या चीज होनी चाहिए। संदर्भ प्रसंग, कुछ लोग इन दोनों को एक कहते हैं, लेकिन मैंने दोनों अलग कर दिए क्योंकि पेज विस्तृत होंगे, इस और अच्छी बात है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष प्रासंगिकता, हालांकि प्रासंगिकता ऑप्शनल है, आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है अस्मिता मूलक, इसकी प्रासंगिकता आज के टाइम पे बहुत बनती है, तो प्रासंगिकता ऐड करना और अच्छे से दमखम रखता है आपके उत्तर में। विशेष की बात करें तो इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष आते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं भैया संदर्भ क्या होता है। देखिए संदर्भ में अगर बढ़िया आपको संदर्भ लिखना है तो आप जो रचनाकार है उसको थोड़ा ग्लोरीफाई कर दीजिए, उसकी कुछ एक विशेषता को बता दीजिए, उसके बाद उसकी रचना को बता दीजिए, भाई इनकी रचना से अलंकृत है या उद्धृत है। जैसे इसमें मैंने कैसे लिखा, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के दलित साहित्य को बल देने वाले प्रमुख लेखक
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना 25 चौका 150 से अलंकृत है। और इसी में प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग में आपको जो कथा सार है उसको मतलब संक्षिप्त में बिल्कुल लिख देना होता है। जैसे इसमें प्रस्तुत अंश में मुख्य पात्र सुदीप के बालमन या बालपन, क्षमा चाहूंगा मिसप्रिंट है, पर मास्टर शिवनारायण मिश्रा द्वारा दिए गए मानसिक आघात और उसके दूरगामी प्रभाव को दिखाया गया है। यहाँ मास्टर द्वारा पढ़ाए गए गलत गणित मतलब 25 चौका 150 का विरोध करने पर मिले अपमान, पिता की लाचारी और सामाजिक विसंगति से उपजे बालक से अंतर्द्वंद अंकन है। देखिए यहाँ पर मैंने मैथ में लिख रखा है 25 चौका 150, क्योंकि वो लिखता हिंदी में तो इतना चला जाता, तो मैंने सोचा कि भाई इसको मैथ में लिख लेते हैं। आगे देखें तो व्याख्या इसकी, अब व्याख्या करते हैं भैया, व्याख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लेखक का मानना है कि बचपन में मिला अपमान और मानसिक चोट उम्र भर के साथ साथ एक स्थायी मानसिक ग्रंथि है बन जाती है। सुधीर जब भी जीवन में 25 की संख्या पढ़ता है या देखता है तो उसको वही 25 चौका 150 की याद आती है। मास्टर का मतलब जबरन रटाया जाना, उनका अतार्किक नारा 25 जोड़ 150 याद करो, ठीक है, और उनकी गाली गलौज उनको याद आ रही, उसको याद आ रही, उसकी यातनाएं मानसिक मतलब गुलामी याद आ रही है। अब इस संख्या के साथ सुदीप के दिमाग में दो विरोधी चेहरे उभरते हैं। पहला पिता का विश्वासी चेहरा, जो पिता का विश्वासी चेहरा किस चीज का प्रतीक है, वह उस दलित या शोषक समाज का प्रतीक है जो हमेशा उच्च वर्ग के द्वारा दिए गए शोषण को स्वीकार कर लेता है कि यही हमारी नीति है, यही हमारा फल है, कर्म है, मतलब पिछले जन्म का कर्म है, फल है हमारा। मास्टर शिवनारायण का गुस्से से लाल चेहरा याद आता है कि जो सवर्ण और शिक्षक होते हुए भी अपनी गलती छुपाने के लिए गाली गलौज पर उतर आता है। ये दोनों चेहरे सुदीप की चेतना को उलझने और अंतर्दुद को अंधेरी दुर्गम गलियों में धकेल देते हैं। जैसे जैसे सुदीप बड़ा हुआ उसके मन में सामाजिक व्यवस्था को लेकर कई तीखे सवाल उठने लगे, जैसे कि गलत को सिर्फ इसलिए सही क्यों मान लिया जाए क्योंकि वह एक ऊंची जाति के मास्टर ने कहा था, और उसके साथ पिता को अपमान क्यों सहना पड़े। इन व्यवस्था और दार्शनिक सवालों के साथ उस समय सुदीप के पास नहीं थे, क्योंकि शीर्षक व्यवस्था दलितों को सवाल छुप पूछने का अधिकार नहीं देती, मतलब सवाल नहीं थे सुदीप के पास उस समय, यदि वे पूछता तो टीचर द्वारा और थपेड़ा जाता। अब देखिए यहाँ पे कुछ तुलना है, जैसे प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं कैसे भूल सकते हैं आप, इससे तुलना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मतलब अब आप सोचेंगे यहाँ पर भी तुलना, देखिए व्याख्या को जितना आप विस्तृत कर सके तो व्याख्या के नंबर अच्छे होते हैं, तो व्याख्या में आप तुलना करिए, कोटेशन डालिए बढ़िया। यहाँ पर प्रेमचंद सामाजिक और शारीरिक निषेध को दिखाते हैं, वहीं वाल्मीकि जी की यहाँ ज्ञान और शिक्षा पर सामंत पहरे को उजागर करते हैं। अब इसकी पक्ष और कला पक्ष, यहाँ पर देखिए बचपन भाव पक्ष में क्या है भैया, यहाँ पे बचपन और दमन, बचपन का दमन अपमान कैसे जीवन भर व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, इसका सटीक चित्रण है। वहीं संस्थागत विसंगति देखे तो शिक्षा व्यवस्था में छिपे जातिगत पूर्वाग्रहों को तीखा प्रहार किया गया है। कला पक्ष में देखे तो भैया यहाँ पर मेन आती भाषा, इसकी सरल है, सजीव है और आंचलिक भी है। यहाँ पर आंचलिक शब्द लिखना भूल गया मैं। शैली की बात करें तो पूर्व द्वितीय यहाँ पर शैली है, आपने सुना होगा फ्लैशबैक, बार बार जो सुदीप है फ्लैशबैक में जा रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा है। विश्लेषणात्मक शैली है, बिंब, अंधेरी दुर्गम गलियां हैं, पात्र की मानसिक उलझन का प्रभावी दृश्य बिंब है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ रही है, जो शैली है इसकी पूर्व द्वितीय शैली सबसे पहले साहित्य में किस रचना में प्रयोग में होती है, यदि आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे रस व गुण, करुण रस की अंतर्धारा है तथा प्रसाद गुण विद्यमान है। शब्द शक्ति 25 का 150 के माध्यम से शक्त है, जिसमें व्यंजना भी दिखती है, और व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना आप समझ रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो वाक्य कहा गया है उसका कहीं कुछ और ही अर्थ निकलना है, वो मतलब व्यंग्य रूप से अर्थ निकल रहा है उसका, तो इसमें तो हर जगह ही व्यंग्य व्यंग्य मेरे हिसाब से। प्राचीनता क्या है इसकी, आधुनिक भेदभाव, आज भी आधुनिक भेदभाव है, हमें भले ही ना दिखे लेकिन सतही तौर पर बहुत भेदभाव हो रहा है। फेक नैरेटिव दिखता है, ठीक है, तार्किक चेतना की मांग मिल रही है हमें, किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यह अंश आज के समाज को अधिक तार्किक समतामूलक और न्यायपूर्ण बनने का संदेश देता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से समझे होंगे इसकी प्रासंगिक सप्रसंग व्याख्या को। अब मैं उम्मीद है आप कर पाएंगे इस प्रश्न को, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, किस प्रकार से करना है इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। अब आते हैं अगली मतलब इस यूनिट के अगली कहानी, यही सच है पर। अब प्रमुख रूप से इस कहानी में कि यही सच है, इसमें जो लेखिका है मनु भंडारी, उन्होंने इसके शीर्षक में ही स्पष्ट कर दिया है कि यही सच है कि कुछ भी सच नहीं है। सच सच जो है, ये सत्य जो है स्थिर नहीं है, अस्थिर है, कहने का तात्पर्य है। अब इसकी मैं कहानी को भी थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार से कहानी है, पर मैं दोबारा सलाह दूंगा कि आप मूल टेक्स्ट को जाकर जरूर पढ़े। खैर मैं बता देता हूँ, इसमें प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं, एक है आपकी जो दीपा, और दूसरे प्रमुख पात्र हैं संजय, और तीसरे हैं निशित। तो एक को मैं डी से और उससे डिनोट कर देता हूँ, एक सेकेंड।
एक है डी दीपा, संजय, निशित ना। देखिए 2 जगह आप याद रखिएगा, कानपुर और कोलकाता, ठीक है? अब यहाँ पे बात समझने योग्य क्या है कि जो दीपा है और जो संजय है ये अभी लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, मतलब इन दोनों को प्रेम है आपस में। लेकिन वहीं 18 साल की उम्र में दीपा को जो सबसे पहला प्यार था उसका वो निशित था। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भई जो दीपा है अभी वो घर पर बैठी है अपनी, ठीक है? अभी वो दीपा क्या करती है, दीपा अभी थीसिस लिख रही है, पढ़ाई कर रही है अपनी, कॉलेज कर रही है। उसके पिता की डेथ हो चुकी है कुछ समय पहले ही। उसके भाई-भाभी ने भी उसको मतलब छोड़ दिया है। तो वह भी स्वतंत्र रह रही है कहीं और संजय भी उसके साथ कभी-कभी आ जाता है मिलने-घुलने के लिए। मतलब एक प्रकार से इनका विवाह होने वाला है, शायद प्यार करते हैं एक-दूसरे से। अगर देखिए तो जो संजय इसका दूसरा प्यार है, जिसमें 18 साल की उम्र से निशित को प्यार करती है, लेकिन निशित ने इसके प्यार को मतलब स्वीकार नहीं किया या ऐसा कुछ है। तो आगे जाकर क्या होता है कि जो दीपा है, इसको कानपुर से कोलकाता इंटरव्यू के लिए आता है कि भाई इंटरव्यू दो। इसको जॉब चाहिए थी तो इंटरव्यू देना होता है इसको, जिस जिस ये संपर्क करती है अपने मित्र ईरा से। किससे? ईरा से मित्र संपर्क करती है कि भाई वो वहां पर रहती थी कोलकाता में, तो उसी ने बताया कि अब तुम्हारा इंटरव्यू है तो अब आ जाओ। तो शुरुआत में तो दीपा जो है वो मना कर देती है कि भाई मुश्किल है, लेकिन मतलब संजय को थोड़ा बोलते हैं कि तुम भी चलो भाई, मुझे बहुत डर लगेगा, ऐसा मैं क्या करूंगी। बोला कोई नहीं, तुम वहां पर तो तुम्हारा दोस्त भी रहता है तुम्हारा वो निशित। तो दीपा को लगता है कि अभी भी जो संजय है उसको ये लगता है कि मैं अभी भी निशित से प्यार करती हूँ। तो फिर इसके मन में बहुत वही द्वंद्व चलते रहते हैं, विचार चलते रहता है कि वो कोई प्रेम नहीं है, यही सच है कि तुम ही सच हो, ऐसा कुछ चल रहा रहता है। अब मेन बात क्या होती है, अब ये चली जाती है वहीं कोलकाता चली जाती है। कोलकाता जाने के बाद वहां पर एक कॉफी हाउस में ईरा और ये बैठी रहती हैं, वहीं पर वहां निशित मिल जाता है। निशित पहली बार मतलब बहुत समय के बाद दीपा से मिलता है। तो दीपा को लगता है कि अब ये मतलब मेरे अभाव में ऐसा हो गया है, पतला-दुबला कुछ नहीं है। लेकिन आगे चलकर देखें तो ये निश्चित पता करता है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, मतलब फिर पता चलता है कि ये इंटरव्यू के लिए आई है। तो बोलते हैं फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें ये जॉब दिलाने की। जिसके लिए वो आगे प्रयास भी करता है, बहुत प्रयास करता है। इसी प्रयास में दीपा और निशित बहुत समय तक साथ भी रहते हैं, जिसके कारण दीपा को दोबारा निशित की तरफ आकर्षण होने लग जाता है कि फिर कहीं-कहीं विचार-विचार में इसके मन में आने लगता है कि निशित तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन निशित कभी ऐसी मतलब बात ही नहीं करता, वो केवल काम की बातें करता है अगर करता है तो। फिर आगे बात चलती है कि जॉब इंटरव्यू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब आगे दीपा चली जाती है दोबारा कानपुर चली जाती है। कानपुर जाते समय निशित उसको छोड़ने आता है। दीपा के मन में यही चल रहा होता है कि एक बार निशित तुम मुझे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊँगी। संजय तो मात्र मतलब ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था। फिर वहाँ पर पहुँच जाती है कानपुर, लेकिन निशित कुछ कहता नहीं है ऐसे। कानपुर पहुँच जाती है। कानपुर पहुँचने के बाद ये लेटर लिखते हैं, सबसे पहले पत्र लिखते हैं किसको? निशित को, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये। क्षमा चाहूँगा। फिर आगे ईरा का लेटर आता है। सब ये लेटर का बहुत वेट करती है दीपा कि भाई लेटर कब आएगा निशित का, कब आएगा। ईरा का लेटर आता है कि तुम्हारे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है। फिर थोड़ी थोड़ी नाराज होती है कि अभी तक निशित ने इसको लेटर नहीं लिखा। फिर निशित लेटर लिखता है जिसमें सब कुछ सही होता है। स्टार्टिंग में वो लिखता है कि सब मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पहुंच गई, मुझे बहुत तुम्हें बहुत शुभकामनाएं कि तुम्हें जॉब मिल गई। अब बात रही, अब आगे वो शेष विशेष शेष फिर एक शब्द लिखता है, दो शब्द लिखता है शेष फिर, जिसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वह उसने स्वीकारा कि अस्वीकारा। अब यहाँ पर दीपा पूर्ण रूप से टूट जाती है कि यार, कि मैंने सोचा कि उसके मन में मेरे लिए प्रेम होगा लेकिन नहीं है दोबारा। तो दोबारा अब इसके भीतर वही डाउट होता है कि अब संजय ही सच है, ये तो कुछ नहीं है। फिर दोबारा संजय के पास आकर्षित हो जाती है। तो कहने का आशय है कि किस प्रकार मन्नू भंडारी ने यहाँ पे एक स्त्री की जो स्त्री के भीतर जो द्वंद्व चलते हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया है, उसके यथार्थ को दिखाया है। आगे नई कहानी आंदोलन, मनु भंडारी का स्थान, शिल्पगत विशिष्ट संस्कृति का प्रभाव आप देख सकते हो। और एक मुख्य बात है यहाँ पे डायरी शैली में लिखा गया है कि जो आ, ये दीपा है ये डायरी शैली में यह लिख रही है उस चीज को। अब यहाँ पे शहरी कथानक है, जैसे मैंने बताया। पटना जो मतलब पहले रहती है वहां पर इतना मेन नहीं है, कानपुर और कलकत्ता ज्यादा मेन है। कहानी का मूल प्रतिपादक है कि प्रेम का बहुआयामी और परिवर्तनशील सच है कि प्रेम स्थिर नहीं होता। प्रेम हम कई लोगों से कर लेते हैं, ठीक है। स्त्री का मानसिक स्वायत्ता बताई गई है यहाँ पर। देखिए स्वतंत्रता, पहली बात कि यहाँ पर स्त्री की स्वतंत्रता बताई है कि मात्र पुरुष आकर्षित नहीं हो रहा है, स्त्री भी आकर्षित हो रही है। इसी प्रकार अगर देखें तो कहानी के मूल द्वंद्व को दर्शाते हुए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए कि कितनी मूर्ख थी मैं। जो संजय के 2 साल के साथ
कोई सच मान बैठी। ये तब की बात है जब ये किसकी तरफ, निशित की तरफ आकर्षित थे। निशित का 5 साल का मौन, प्यार ही मेरा एकमात्र सच है। यहाँ पर अब निशित को सच मान रही है। आगे देखिए कि मैं संजय से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और यह भी उतना ही सच है जितना कि कलकत्ता का वह सच। यह सच है कि वर्तमान के इस क्षण में संजय की बाहें ही मेरे जीवन का एकमात्र सच है। निश्चित का कलकत्ता वाला सब धुंधला हो चुका है। अब यहाँ पर वो वाला एंड वाला सीन है जब सब लेटर आता है। प्रमुख पात्र कौन-कौन थे? दीपा है, संजय है, निशीथ है, इनकी कुछ खास बातें आप देख लीजिए। अब देखिए दूसरी रचना से तुलना करना महत्वपूर्ण हो ही जाता है। जैसे मैंने आधे अधूरे लिया है और नदी के द्वीप पे। इसमें आधे अधूरे की जो नायिका है सावित्री, वो भी क्या करती है कि जीवन की पूर्णता के लिए लगातार पुरुषों के विकल्प की बात करती है कि पुरुष क्या है? सीढ़ी है, ठीक है? लेकिन नदी के द्वीप में क्या है, नायिका जो रेखा है अपनी अस्मिता और भावनाओं के प्रभाव को व्यक्तिवादी और गरिमामय दर्शन के साथ ही रखती है। लेकिन जो यहाँ पर नहीं सच में दीपा है पुरुषों को सीढ़ी नहीं बनाती, बल्कि वह खुद अपनी भावनाओं के उतार-चढ़ाव और असमंजस में शिकार होती है। द्वंद में रहती है अपने खुद के, कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कौन है मेरा सच्चा प्रेम? आगे देखिए तो यथार्थ का धरातल, पारिवारिक बिखराव और वैवाहिक जीवन की अंतहीन कड़वाहट का यथार्थ है। बौद्धिक, दार्शनिक और अत्यधिक व्यक्तिवादी यथार्थ है। मध्य वर्गीय समाज में एक सामान्य युवती की व्यावहारिक कमजोरी और इच्छाओं का सहज मानवीय यथार्थ है। अब मेन बात इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं तुरंत, कि निष्कर्ष क्या है? यदि यही सच है कि महज एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी नहीं होती है, कि मान लीजिए ये है तो इसी से प्रेम हो रहा है, कुछ नहीं है, इस व्यक्ति का ध्यान उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, ये प्रवृत्ति है। प्रेम बल्कि मानव के मन के सत्य की बहुपरीय संरचना का उद्घाटन के इसमें यथार्थ को दिखाए। कहानी का अंत अत्यंत कलात्मक है। रोमानी बुखार उतरने पर अंततः संजय के लाए रजनीगंधा, यहाँ पर रजनीगंधा का फूल है जो एक प्रकार से संजय का ही क्या है, प्रतीक है। खुशबू ही उसका धरातल बनती है। मनु भंडारी का संदेश स्पष्ट है कि स्मृतियों के आकाश में उड़ने के बाद भी सुखी रहने के लिए मनुष्य को यथार्थ की धरती पर ही पैर टिकाने पड़ते हैं। क्षणिक भावुकता के चक्रव्यूह से निकलकर यथार्थ को गले लगाना ही जीवन का अंतिम सत्य हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा यही सच है कहानी मनु भंडारी की। अब आगे यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें विमर्श मूलक कविताएं पढ़नी है। तो दोस्तों अब इसमें हम कौन-कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि दलित कविता माता प्रसाद की सोनवा का पिंजरा पढ़ेंगे, और आदिवासी कविता निर्मला पुत्र की कहा हो तुम माया को पढ़ेंगे। इसमें से पहली कविता सोनवा का पिंजरा को देख ली। देखिए मैंने यहाँ पे कविता मुझे इंटरनेट पे मिली नहीं, मैंने मैंने जो मेरे पे मूल टेक्स्ट था उसी से मैंने फोटो खींच के लगाई है। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हो सके तो इंटरनेट पे देख लीजिए या कहीं इधर-उधर से अवेलेबल करा लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या है मुख्यतः, यहाँ पर दलित विमर्श की बात करी गई है। यहाँ पर एक जाति है मुसहर जाति, जिसकी चेतना को बताया किस प्रकार से वो कष्ट को झेलते हैं, सहते हैं। आपने न्यूज़ पिंच के अभिनव पांडे की एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मुसहर जाति पे उन्होंने बनाई थी। तो वही जाति ये है कि जो मूस को मतलब मूस का हरण कर लेती है, ठीक है? मतलब खाने-पीने के लिए वह मतलब चूहे का प्रयोग करते हैं। चूहे को एक प्रकार से खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ मिलता नहीं है। निची जाति समाज ने ठुकरा रखा है। वो कुछ संसाधन देते नहीं, नौकरी वगैरह मतलब कुछ काम-वाम देते नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि भाई इनको ही मार के खा लेते हैं। अब देखते हैं भाई क्या करके कि पढ़ते हैं। नाम मुसहरवा कवनऊ सहरवा ना, कैसे बीते जिंदगी हमार टेक। नाम मुशहरवा मतलब नाम क्या है, मुशहर है। कवनो सहरवा हमारा कोई शहर नहीं है। कैसे बीते जिंदगी, हमारी जिंदगी कैसे बीते, टेक मतलब पुनः दोहरा। जेठ दोपहरिया में सोड़िया चिराई करे, बहे बसिनवा के धार। बसीन मतलब पसीनवा, पसीने बह रहे हैं, मेहनत इतनी करें। आगे देखिए, तो बहेगी मैं बांधी लेड़, चलली लकड़िया, आंधे दाम मांगे दुत्कार। मतलब जो हमने इतनी मेहनत से लकड़ी वगैरह काटते हैं, अगर उसके पैसे मांगते हैं तो हमें आधे दाम भी नहीं मिलते, जिसके लिए दुत्कारा जाता है। रही के जगह नाही जोतई के जमीन कही, कहे देवे गांव से निसार, घरवा के नमवा पे एक ही मड़ैया में ससुई पतोही परिवार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एक प्रकार से ये पूर्वांचली भाषा है, पूर्वी हिंदी भाषा है। आप इसका आप इसके विशेष में भी लिख सकते हैं कि आंचलिक भाषा का प्रयोग है इसमें पूर्ण रूप से। अब इसका मतलब क्या, रही की जगह नहीं मतलब रहने को जगह ही नहीं है। जोते की जमीन, जमीन जोते मतलब किसानी कर ले जिसके लिए जगह नहीं है। कहे देवे गांव से निसार,
मतलब हमें ना गाँव से ही बाहर कर रखा है। घर मतलब ये क्या करते हैं, जो पूरा गाँव है, गाँव से बिल्कुल इधर एक कोने में इनको जगह दे दिया, भई यहाँ रहो तुम। हम सब क्या रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे बढ़िया, हमें कुछ गंदगी-वंदगी ना लग जाए। कहे देवे गाँव से निसार, करवा के न नमवा पे एक ही मड़ैया है, ससुई पतोहू परिवार। ठीक है? आगे देखते हैं। मेघा और मगर गोह साप मूस खाई। अब क्या खा रही है? साप मूस खाई, है ना? और यहाँ पर गोह का क्या मतलब है? छिपकली खा रहे हैं। ठीक है? आगे देखिए कि करी गिलहरिया शिकार, कुकुरा के साथ ढाई जुटली पतरिया। अब यहाँ पर आपने निराला की एक कविता पढ़ी होगी भिक्षुक, जिसमें वह अंत में जो भिक्षुक है, वह एक थाली के लिए कुकुर से लड़ रहा है, कुकुर उस थाली के लिए लड़ रहा है, मतलब ये नहीं ये मेरा, मतलब उससे भी इससे तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार ये वर्ग यहाँ पर जो थाली में खाता है, ठीक उसी प्रकार उसी में कुत्ता भी उसको झूठा करके खा रहा है और ये साथ के कैट के खा रहे हैं। केवल हमारी हम दोनों एक ही, तो हम में अंतर ही गया ज्यादा। पेटवा है पपिया भड़ार, तनवा पे हमरे तो फटड़ा बसनवा बा, ओढ़न के नाही दरकार, कुछ पहनने ओढ़ने को नहीं है। जड़वा कई राती मोरी के गुरु लगाई बीते, कचड़ा है जीवन आधार। हमारा जीवन ही क्या है? आधा जीवन क्या है? पूरा कचड़ा है। अब ढकुलिया में है पतबा मिलत नाही, कैसे बनई पतरी लो तो तोहार। दुल्टा दुल्हिनी के डोली ले धावत रहे, उहो रोजी छीनी मोटर कार। अब देखिए समझाने योग्य कुछ आता नहीं, इसमें मेन मेन जो समझाने योग्य मैं बता दे रहा हूँ। मारे थाने दरवा बुलाई घरबा से हमें, झूठे ही बनावे गुनहगार, जेलबा में मलबा उठावे मजबूर करे, केहू नहीं सुनत गुहार, देशवा आजाद अहे हम तो गुलमवा। अब देख कितनी बड़ी बात कही, देश आजाद हो चुका है लेकिन अब भी हम क्या है? गुलाम है। हमरे लिए न सरकार, हमारे लिए कोई सरकार नहीं है। एस को नौ जुगती लगावा भैया मितई, हमरऊ करावा उद्धार, हम पे कोई उद्धार करो। अब इसकी भूमिका को देख लेते हैं। मेन मेन बात है कि अस्मिता मूल्य एवं दलित विमर्श की रचना है भाई। ये शीर्षक का गहरा विरोधाभास है। इसमें सोनवा का पिंजरा क्या है? सोने का पिंजरा है कि हमें क्या है? देश की राजनीति आजादी पर एक तीखा व्यंग्य है। ये दर्शाता है कि तंत्र भले ही सोने का हो, मतलब हमारे भले यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे वर्ग हैं, चाहे वह स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो, अभी भी हम क्योंकि हम सब शहर में रह रहे हैं, ऊपरी रूप से हम ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन गाँव में या गाँव के भीतर जाकर देखेंगे तो हमें सच्चाई मालूम होगी, किस प्रकार आज भी वहां पर महिला को पैर की जूती समझा जाता है, दलित वर्ग को आज भी छोटा समझा जाता है। वो उनका मतलब माइंडसेट अभी भी बदला नहीं है। आगे देखिए तो बाबू माता गुलाब रचनाकार जो है, इनके बारे में कुछ लिख दीजिए, परिचय वरिचय इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ गीत थे मैंने बता दिए, इस प्रमुख पंक्ति इनका अर्थ बता दिया, इनका दोबारा अर्थ बताने का महत्व बनता नहीं है ज्यादा। अब देखिए दूसरी रचना से तुलना तो महत्वपूर्ण बनती है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की किसान, ठीक है, सोनवा का पिंजरा बाबू माता प्रसाद। इन दोनों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि शोषित वर्ग की आंखों में में लेकर लाचारी, लेकिन नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ तीखा आक्रोश और राजनीतिक चेतना। इन्होंने स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया कि लोकतंत्र है, लेकिन हम क्या है? अभी भी क्या है? गुलाम है। सोने का पिंजरा भले ही है, लेकिन अभी भी हम उसमें क्या? आजाद तो नहीं है ना, अभी भी हम क्या है? बंधक है। निराला तोड़ती पत्थर, यहाँ मुसहर समाज का सामूहिक और व्यवस्थागत शोषण रोटी कपड़ा मकान का भाव केंद्र में है। पूर्ववर्ती व समकालीन रचनाएं देखें तो किसान की दयनीयता, यदि बात करें दयनीयता का चित्रण है, पर उसमें व्यवस्था को बदलने का वैचारिक विद्रोह उपस्थित है। ठीक इस तरह आप देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है ठाकुर का कुआं, तो महत्वपूर्ण है ही। कुछ पंक्तियां भी इसमें आप लिख सकते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा ठाकुर का, मेल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल अपनी, तो फिर कुआं किसका? गांव का या किसका? कहने का आशय सब कुछ काम अगर निम्न वर्ग कर रहा है, तो जो मेन रिजल्ट है, मेन जो चीज है, वो उच्च वर्ग के पास क्यों जा रही है? क्या रीजन है इसका, जब मेहनत निम्न वर्ग का कर रहा है? देखिए तो शिल्पगत विशेषता निष्कर्ष देखिए, भाषा शिल्प है, इसमें अलंकार बिंब है, निष्कर्ष देख ले इसका, तो बाबू माता प्रसाद का यह गीत केवल एक विलाप नहीं, बल्कि शोषित समाज की चेतना को जगाने और उसे स्वाभिमान को जगाने का अधिकार, उसके अधिकारों की लड़ाई और उसको प्रेरित करने की एक क्रांतिकारी चेतना है, लोक घोषणा पत्र है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा सोनवा का पिंजरा। अब अगली कविता पर आया तो कहा हो तुम माया, निर्मला पुत्र की एक छोटी सी कविता, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि किसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक ये आदिवासी विमर्श पर है। अब माया शब्द देखकर आप ये ना सोच लीजिए भैया स्त्री विमर्श पे है ये, नहीं, ये आदिवासी विमर्श पर है। ये माया कौन है? एक आदिवासी मान लीजिए कोई महिला है जो कहीं गई है, अभी शहर में गई है, जहाँ पे जिस जगह से ये आई है वहां के लोग इसको बोल रहे हैं कि तू कहाँ चली गई। वहां पर अपने लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, मतलब अपने आप को उन्हीं ज्यादा ही, मतलब ये अपने आप को आंक रहे हैं ये। यदि कविता पढ़ जाए तो कहा हो तुम माया, कहा हो, कहीं कहीं हो तो सही सलामत, या दिल्ली निगल गई तुम्हें, मतलब तुम सलामत तो हो ना, जिंदा तो हो ना, कहीं दिल्ली दिल्ली को ग्लोरीफाई किया है इसमें कि दिल्ली तुम्हें निगल तो नहीं गई ना क्या। यदि देखे तो क्या सचमुच इतने लोगों से होकर गुजरी तुम, क्या सचमुच इतने लोगों से होकर गुजरी तुम, या वे सब सबके सब ही गुजरे अनचाहे तुम्हारी जिंदगी से। दिल्ली नहीं है हम जैसे लोगों के लिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता माया कि वह ऐसा शमशान है जहाँ जिंदा दफन होने के लिए भी लोग लाइन में खड़े हैं, है ना। झारखंड की धरती संताल, यहाँ पे संताल है, परगना की माटी, दुमका के पहाड़ और काठी कुंड के उजड़ते जंगल पुकार रहे हैं तुम्हें। तुम जहां भी हो लौट आओ माया, लौट आओ। यहाँ पर देखिए 2 बार लौट आओ का प्रयोग करा, मतलब बिल्कुल ही अर्जेंटली बुला रहे हैं। अब देखते हैं इसकी मेन चीज को। भूमिका में भैया क्या है? आदिवासी विमर्श है, कवियत्री का परिचय देख लीजिए। माया क्या है? प्रतीकत्व है। माया केवल एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक आदिवासियत की सामूहिक चेतना है, ठीक है, अतीत और जंगल के मूल की क्या है, ये सौंदर्य का प्रतीक है। अब कविता की कुछ कुछ पंक्तियां हैं। अब मेन मेन पंक्ति आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रमुख पंक्ति जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है कि जिंदा दफन करके लाइन में खड़े हुए, ठीक है। आगे देखिए कि तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए भाई, निर्मला पुतुन एक अन्य कविता है, संथाल परगना, जिसमें भी इसी विचार को प्रकट किया गया है। महादेव वर्मा की महादेवी टोपो की बाबू की सेहत और बाजार, ठीक है। नागार्जुन की है शाल वनों के निबिड़ टापू में। नागार्जुन जहाँ संताल युवतियों की ब्रह्मा अ, बाह्य क्षमा चाहूंगा बाह्य सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में देखती हैं, वहीं निर्मला पुतुल आंतरिक भोक्ता के अनुभव से यथार्थ उभारती है। अब इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। यह कविता पूंजीवाद, बाजारवाद और सामंतवाद के खिलाफ और आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का जीवन प्रतीक है। कवित्री स्त्री को केवल परंपरा के रक्षक नहीं, बल्कि रूढ़ियों से मुक्त देखने चाहती है। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ, अपनी जाति से। यह आकांक्षा लैंगिक और नस्लीय शोषण से मुक्त एक समतामूलक समाज के निर्माण का स्वप्न भी है। दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आप इस कविता को अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, जिसमें हमें क्या पढ़ने हैं भैया? विमर्श मूलक गद्य विधाएं पढ़नी है। इसमें हम 2 पढ़ने वाले, महादेव वर्मा की स्त्री के अर्थ स्वतंत्रता का प्रश्न और सीता रत्नमाला की जंगल से आगे। इसमें ये वाली चीज तो निबंध है, और ये वाला क्या है? ये एक आत्मकथा है। अब देखते हैं पहला, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न, जिसमें महादेव वर्मा की एक निबंध वो है, संग्रह है, श्रृंखला की कड़िया, उसी में से एक निबंध है ये, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए शीर्षक में स्पष्ट है कि भैया स्त्री के अर्थ मतलब पैसे के स्वतंत्र का प्रश्न, कि स्त्री को सदैव पुरुषों पर निर्भर के रूप में दर्शाया गया है कि स्त्री मात्र पुरुष पर आधारित है, स्वतंत्र नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया, पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने बताया कि समाधान बताया कि किस प्रकार से प्रयोग किस प्रकार से स्त्रियों को क्या करना चाहिए, अर्थ के रूप में कैपेबल बनना चाहिए पैसे के मामले में, कि किसी पर डिपेंड ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये पुष्प निबंध में युगांतकारी चेतना है, जिसमें महादेव वर्मा ने अपनी कविताओं के विरह से इतर गद्य में पितृसत्ता के खिलाफ भी तीखा व्यंग्य किया है और तार्किक व्यंग्य किया है। ये निबंध भारतीय समाज में औपचारिक स्त्री विमर्श के उदय से कई दशक पहले लिखा गया था। अब इसमें मूल मूल बातें मैं बता देता हूँ। पाखंड पर चोट की गई है इसमें, ठीक है, जिसमें से मूल पंक्ति ये है कि विषमता वस्तुतः आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न होती है। भेदभाव, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने यही बात मानी जो मैंने बताया, मार्क्सवाद वाली बात, कि जो विषमता वो किस प्रकार से पैदा हो रही है, आर्थिक रूप से। पैसे हैं तो आपको नहीं दबाया जाएगा, पैसे नहीं है तो आपको हमेशा दबाया जाएगा। पुरुष से अलग स्त्री की स्थिति को समाज ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। पिता की संपत्ति से कन्या को वंचित करना वस्तुतः समाज में उसकी स्थिति के गिरने का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ।
हम यहाँ पर मूल बात क्या आती है, आर्थिक पर निर्भरता, कि हम महिला किस प्रकार दूसरों पर निर्भर है। पराधीनता का चक्र यहाँ पर घूमता रहता है। संपत्ति से वंचना है, वंचना है। लेकिन हाल ही में अब तो महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी एक्ट अधिनियम 2005 के तहत संपत्ति में अधिकार मिलने लग गया है। लेकिन पूर्व की रचना है ये, तो इसमें बात करी है महादेवी वर्मा ने कि समाज ने स्त्री को देवी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसे एक हाड़ मास का मानना भूल गए। यह पूज्यता वास्तव में उसकी परवशता को छिपाने का एक सुसंस्कृत आवरण मात्र है। कि स्त्री को मात्र देवी बना के रख दिया, ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई तुम देवी बन के रहो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जयशंकर प्रसाद की बात कि मात्र तुम श्रद्धा बन के रहो, तुम विरोध नहीं कर सकती यहाँ पर। तुम अर्थ की प्राप्ति के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, मेहनत पैसे हम कमा के लाएंगे, तुम हम पे डिपेंड रहो। ये मतलब पूर्ण रूप से क्या करा, तार्किक खंडन करा है किन्होंने, महादेवी वर्मा ने इस पूर्ण रूप से निबंध। अब देखिए अन्य इनकी रचना एक आधुनिक नारी, जिनमें भी इन्होंने इसी बात की बात करी है, जिसमें निबंध है, ये भी इसी संग्रह में है। स्त्री के पास जब तक अपनी आजीविका का स्वतंत्र साधन नहीं है, तब तक उसकी शिक्षा केवल उसकी पराधीनता को थोड़ा अधिक सहनीय या सुसंस्कृत बना सकती है, उसे तोड़ नहीं सकती है। अब अतीत के चलचित्र, इसमें इनकी ये मतलब ये रचना है ये भी, जिसमें लक्ष्मा रेखा चित्र से साम्य पहाड़ी ग्रामीण स्त्री लक्ष्मा क्षेत्रों में कठिन परिश्रम के कारण आर्थिक रूप से क्या होती है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, इसलिए वह पुरुष के अत्याचारों के सामने झुकती नहीं है, क्योंकि उसको पैसा कमा रही है, मेहनत कर रही है। इसी प्रकार अब देखिए तो मुंशी प्रेमचंद से हम क्या कर सकते हैं, उनकी उनका उपन्यास है प्रसिद्ध गोदान, उसमें अंत में आकर जो अंत मतलब जो धनिया है उसके भी, अगर आपने पढ़ा हो उपन्यास यकीनन, तो उसका माइंडसेट है वो कैसे हो जाता है, वो क्या क्या कहते हैं कि जब तक नारी पुरुष के हाथ का खिलौना रहेगी, तब तक वह अपनी मुक्ति की आशा नहीं कर सकती। अब जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी वही है कि उसमें क्या होता है, जो राजा है किस प्रकार से डर के मारे दूसरे जो आक्रमणकारी है उसको अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु जो ध्रुव स्वामी इसका विरोध करते हैं कि भाई मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ कि तुम मुझे वेर दोगे, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी इच्छाएं हैं। कारागृह सदृश्य स्थिति, अब इसके भैया निष्कर्ष को देख लेते हैं। समाज की चेतावनी है, प्रासंगिकता आज के टाइम पे बहुत है इसकी, ठीक है। आज की सदी में यह निबंध अचूक है, क्योंकि कॉरपोरेट या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत होने के बावजूद आज भी अधिकांश महिलाओं का अपनी कमाई और संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। जो महिला कमा रही है उससे पति ले ले रहा है, ठीक है, घर वाले ले ले रहे हैं। स्त्री को दया की नहीं, न्याय संगत अधिकारों की आवश्यकता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि स्त्री को सम्मान की आवश्यकता नहीं, समानता की आवश्यकता है, कि उनको सदैव ऐसा फील होना चाहिए कि हम सब समान है, वी आर इक्वल, हमें कोई विभेद या भेद नहीं है। अब आगे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा निबंध। अब आगे चलते हैं जंगल से आगे, सीता रत्नमाला। ये उनकी आत्मकथा है, जिसमें बताते हैं कि ये बचपन में किस प्रकार अपने एक छोटे से जंगल, मतलब गांव में या जंगल जंगल में रहते थे, वहां से निकलकर एक स्कूल से आ गए। जंगल से आगे किस चीज का प्रतीक है कि हम जंगल से आगे अब बाहर निकल रहे हैं। जो जंगल है, ये जंगल है और यहाँ पर एक शहर है, ये विकास है, ये अविकसित है। मतलब किस प्रकार ये जंगल है, ये एक प्रकार का ये क्या है, प्रतीक है कि यहाँ से निकले हैं, हमने पार करा है, अब हम अच्छी जगह चले गए हैं। अब इसकी प्रमुख बातों को देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इस निबंध को अच्छे से, कि पहली बात तो भैया ये पहली आत्मकथा है, एक आदिवासी आत्मकथा है सीता रत्नमाला जी की। दूसरी सहानुभूति बनाम सहानुभूति, वही वाली बात है यहाँ पर भी। और इसमें मूल द्वंद्व चलता है, ये आत्मकथा जंगल, आदिवासी संस्कृति, स्वायत्ता प्रकृति और जंगल से आगे तथा कथित सभ्य समाज, आधुनिक शिक्षा, शहरी पाखंड के बीच के टकराव और द्वंद्व को उजागर कर रही है। आत्मकथा के मुख्य विचार है कि सांस्कृतिक पहचान का संकट आ गया भैया आदिवासी लोगों पर, तथा कथित सभ्य समाज का पाखंड है, आधुनिक शिक्षा का अनौपचारिक ढांचा दिख रहा है, जड़ों की ओर क्या वापसी दिख रही है ना। ये आप पॉइंट देख लीजिएगा, ये मुख्य पॉइंट है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया कि नीलगिरी की जनजातियां हैं यहाँ पर, है ना। अब मेन बात समझते हैं यहाँ पर। इस आत्मकथा में दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र की 4 प्रमुख आदिम जनजातियों के सामाजिक ताने बाने को सह अस्तित्व का प्रामाणिक चित्रण दिया है। इसमें इरूला मुख्य विशेषता क्या है इसकी, लेखिका इसी समुदाय से है। ये पारंपरिक रूप से जड़ी बूटी विशेषज्ञ, सांप पकड़ने वाले और संगीत प्रेमी है। ये प्रकृति के साथ गहरे सहजीवी संबंध में जीते हैं। और डोडा क्या है, डोडा नीलगिरी के सबसे प्रभुत्वशाली चरवाहे चरवाहे इनकी संस्कृति भैंसों और डेयरी मंदिरों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये बहुपति प्रथा मतलब पोलिंड्राई के लिए
जाने जाते हैं। शारीरिक लक्षण मेसोपोटामिया और अरब मूल से जुड़े माने जाते हैं। इन्हें तांत्रिक जादूगर माना जाता है और ये कभी-कभी अपना वचन नहीं तोड़ते हैं। आगे देखते हैं, इसमें प्रमुख प्रमुख आप देख लिए, वडगा भी है, कोटा भी है, इनकी प्रमुख विशेषता ये है। अब अंतर संबंध देख लेते हैं, इसमें क्या है, बाजारवाद बनाम आदिवासीयता और विस्थापन की पीड़ा देखने को मिलती है। अब इसके कंक्लूजन को जो सबसे मेन है वो देख लेते हैं। यह कृति अकादमिक स्तर पर यह सिद्ध करती है कि आदिवासियों का साहित्य केवल अस्तित्व की रक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक स्थायी, संतुलित और सहजीवी जीवन दर्शन सिखाने का जरिया है। सीता का वापस अपनी जड़ों की ओर जाना मुख्यधारा के समाज के वर्ग भेद और पाखंड को खारिज करता है। उम्मीद है यहाँ पर आप इस अ, आत्मकथा को अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। यहीं पर आपका जो पाठ्यक्रम है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य समाप्त हो जाता है। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।